हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम शॉर्ट हैंड की एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सिखा रहा हूँ। तो देखिए, कोई भी चीज़ सीखने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, उसका यूज़ कहाँ कहाँ है, वो आखिर है क्या, एंड चीज़ें उसमें कैसे सीखनी है, कैसे आगे बढ़ना है, उन चीज़ों के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट हैंड है क्या। शॉर्ट हैंड क्या होता है? शॉर्ट हैंड इज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पोकन साउंड बाय रिटन साइंस। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, स्पोकन जो साउंड्स होती है, मतलब जो चीज़ें हम बोलते हैं और सुनते हैं, उन्हीं चीज़ों को हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। ठीक है, इसमें इंग्लिश की तरह जैसे इंग्लिश में लॉन्ग हैंड स्पेलिंग होती है ना, जैसे कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, बोलते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं, उस तरीके से नहीं करना है। इसमें जो चीज़ आप सुनोगे या बोलोगे वही चीज़ आपको क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, शॉर्ट हैंड क्या होता है? फोनेटिक। फोनेटिक टर्म का मीनिंग ही होता है जो आपने सुना, मतलब जो सुनने से रिलेटेड हो, सुनने और बोलने से रिलेटेड। ठीक है, बाकी देखिए, जो शॉर्ट हैंड है इसका इन्वेंशन किसने किया था? सर आइजैक पिटमैन ने। इन्होंने इसका इन्वेंशन कब किया था? 1837 में। इनको ही शॉर्ट हैंड का फादर कहा जाता है और इन्हीं की बुक आती है शॉर्ट पिटमैन शॉर्ट हैंड करके। हम उससे आगे चीजें सीख रहे होंगे, उसी से हम क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड सीखेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, जो स्टेनोग्राफी होती है ये हर लैंग्वेज की अपनी अलग स्टेनोग्राफी होती है। मतलब आप हर लैंग्वेज को शॉर्ट करके लिख सकते हो। ऐसी हम बाकी मेन देख लेते हैं। जो मेन होती है वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड और हिंदी शॉर्ट हैंड होती है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में भी काफ़ी टाइप्स की इंग्लिश शॉर्ट हैंड होती है, बट हम मेन तीन की बात कर लेते हैं। पिटमैन शॉर्ट हैंड, ग्रेग शॉर्ट हैंड एंड टी लाइन शॉर्ट हैंड। इसमें से हम कौन सी शॉर्ट हैंड सीख रहे होंगे? पिटमैन शॉर्ट हैंड। ठीक है, सर आइजैक पिटमैन अभी पढ़ा था हमने, उन्होंने इसकी क्या की थी, वही इसके इन्वेंटर थे, उन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी। ठीक है, बाकी हिंदी की भी शॉर्ट हैंड होती है, जैसे मानक शॉर्ट हैंड हो गई, ऋषि प्रणाली शॉर्ट हैंड हो गई। ऐसी अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे मराठी हो गई, गुजराती हो गई, इनकी भी अलग अलग शॉर्ट हैंड्स होती है। ठीक है, बाकी जो हम जिस एग्जाम, जैसे हम स्टेनो एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपसे सिर्फ इंग्लिश और हिंदी शॉर्ट हैंड पूछा जाता है। ठीक है, और उसमें से भी अभी हम कौन सी शॉर्ट हैंड सीख रहे होंगे? इंग्लिश में पिटमैन शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका मतलब आपका जो स्किल टेस्ट होता है, वहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जाता आपको इंग्लिश ये है करके इंग्लिश और हिंदी शॉर्ट हैंड होगी, बट उसके अंदर ये नहीं पूछा जाता आपको कौन सी शॉर्ट हैंड आती है। मतलब आप उसमें कोई भी शॉर्ट हैंड लिख सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, ना कि वो आपकी कॉपी भी कोई चेक करता है करके आपने कौन सी शॉर्ट हैंड लिखी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, जो स्टेनो आप यूज कहाँ कहाँ पे आती है। देखिए, अभी तो हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे तो एग्जाम के बाद काम आएगी। ठीक है, लेकिन जो रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज आता है इसका, जैसे जर्नलिज्म एंड रिपोर्टिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। आपने पहले देखा होगा, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आगे रिपोर्टर बैठे रहते थे, कोई सामने से कुछ बोल रहा होता, कोई भाषण चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, रिपोर्टर जल्दी जल्दी लिख रहे होते थे। तो हम सोचते थे नहीं, जल्दी जल्दी कैसे लिख रहे हैं, और वो जो बोल रहे हैं स्पीकर, वो मतलब बहुत तेज बोल रहे होते हैं, फिर वो कैसे लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो वो किस में लिख रहे होते हैं? शॉर्ट हैंड में लिख रहे होते हैं। उससे क्या करते हो, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। ऐसे इसका यूज सेक्रेटेरियल वर्क में होता है। जैसे आप सेक्रेटरी हो, तो अगर आपका जो बॉस है कुछ डिक्टेशन दे रहा है, आपको कुछ बता रहा है, तो आप वो चीज़ें शॉर्ट में नोट कर सकते हो। ठीक है, ऐसी आप पर्सनल नोट मेकिंग, जैसे अगर आपको डायरी लिखना पसंद है, आप चाहते हो करके आपकी डायरी कोई पढ़ ही ना पाए, तो आप शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो। फिर वो सिर्फ, क्योंकि शॉर्ट हैंड में भी देखिए, शॉर्ट हैंड एक तो होता है, मतलब शॉर्ट हैंड में भी लोगों को समझने में दिक्कत होती है। शॉर्ट हैंड भी सिर्फ आप अपनी समझ सकते हो, क्योंकि उसमें भी काफ़ी बाद में वर्ड्स में आप चेंज कर सकते हो खुद से, तो वो भी सिर्फ आप अपनी समझ सकते हो। तो अगर किसी को शॉर्ट हैंड आती है, फिर भी आपकी डायरी पूरी मतलब 100% नहीं पढ़ सकता, 70 to 80% तो पढ़ लेगा, बट 100% कोई भी नहीं पढ़ सकता आपकी शॉर्ट हैंड। तो इसमें आप पर्सनल नोट मेकिंग में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप इसका यूज कोर्ट रूम रिपोर्टिंग में भी होता है, एंड डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में भी होता है। ठीक है, इससे आप अपने जैसे क्लास में कुछ क्लासेस चल रही है या आप कुछ पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो उसमें भी आप अपने नोट्स इसके थ्रू बना सकते हो। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। जैसे बोलते हैं ना करके, जिसकी टाइपिंग स्पीड तेज होती है, ठीक है, उसका काफ़ी टाइम बचता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी लिखता है। वैसे ही अगर आपकी राइटिंग स्पीड तेज हो, आप कुछ चीज़ लिख रहे हो, तो उससे भी आपका काफ़ी टाइम बचेगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए, जो स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, स्टेनोग्राफी से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है वो कौन सा होता है? स्टेनोग्राफर एग्जाम। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर। ठीक है, जो कि सेंट्रल लेवल पे आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। फिर डीएसएसबी दिल्ली के लिए, सीआरपीएफ, एएसआई, ईपीएफओ स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ स्टेनोग्राफर, एंड साथ में कई मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी स्टेनोग्राफर्स की वैकेंसीज निकलती रहती हैं। ठीक है, बाकी आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम मेन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो एसएससी स्टेनोग्राफर की कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में थोड़ी और डिटेल्स जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो एसएससी में स्टेनोग्राफर एग्जाम होता है, इसके लिए बस आपको 12th क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। मीन्स आपको इसमें ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। आप अगर 12th क्वालिफाई भी हो, तब भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो और इसके थ्रू जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है? सिर्फ 10+2, मतलब 12th पास आउट होने चाहिए आप। ठीक है, बाकी इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, दो टाइप की पोस्ट होती हैं, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। ग्रेड सी में जो आपकी एज लिमिट होती है वो 18 से 30 साल होती है, एंड ग्रेड डी में 18 से 27 साल।
और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। बाकी अब बात कर लेते हैं इसमें सैलरी। इसमें सैलरी देखिए आपको 12th बेसिस पे बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है आपको यहाँ पे 4600 ग्रेड पे एंड 4200 ग्रेड पे, जो कि ग्रेड सी की पोस्ट के थ्रू मिलता है। 4600 ग्रेड पे मीन्स आपको इन हैंड सैलरी अराउंड 70,000 मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब आपको 12th बेसिस पे इतनी अच्छी सैलरी मिल सकती है अगर आपने इसका एग्जाम क्रैक कर लिया तो, ठीक है। ऐसे 4200 पे आपको अराउंड 60,000 इन हैंड सैलरी एंड 2400 पे आपको 4500 सैलरी मिल जा 45,000 सैलरी मिल जाती है इन हैंड, ठीक है। तो इससे आप देखिए 12th बेसिस पे बहुत अच्छी सैलरी ले सकते हैं। बाकी मैं इसमें और भी चीज़ें बताता हूँ जो इस एग्जाम को बहुत ही अलग और बहुत अच्छा बनाता है आपके लिए। देखिए इसमें आपका जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है, पहले इसमें आपका सीबीटी एग्जाम होता है, फिर स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। सीबीटी एग्जाम में भी इसमें देखिए आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके। यहाँ पे मैथ्स नहीं आती है। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है या आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले पाने की बिना मैथ्स पढ़े, मतलब आपको बिना मैथ्स के भी आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। देखिए जो इसका एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको, जिसमें 100 क्वेश्चन इंग्लिश का आते हैं, 50 रीजनिंग के क्वेश्चन एंड 50 जीके के क्वेश्चन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इस स्टेनो के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश आपको स्किल टेस्ट में भी बहुत हेल्प करती है बाद में, ठीक है। बाकी 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है एक सही क्वेश्चन करने पे। एंड नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब आपका 0.5 मार्क्स माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, 0.25 मार्क्स, ओके। देखिए आगे आप देखिए वो तो हो गई सीबीटी। आप जैसे इसमें पहले सीबीटी की कट ऑफ निकलती है, मतलब आपको पहले जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद होता है स्किल टेस्ट। देखिए स्किल टेस्ट में क्या होता है, स्किल टेस्ट यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश में। हिंदी एंड इंग्लिश में स्किल टेस्ट होने के अलावा 2 पोस्ट, मतलब इसमें भी हमने बात की थी 2 पोस्ट होती है, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। ग्रेड सी के लिए जो आपको स्पीड चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है, 100 वर्ड्स पर मिनट, कितनी चाहिए होती है, 100 वर्ड्स पर मिनट। एंड ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। दोनों की डिक्टेशन 10-10 मिनट की होती है, मतलब वहाँ पे जो स्पीकर होगा वो आपको 10-10 मिनट की डिक्टेशन बोलेगा, आपको 10-10 मिनट की डिक्टेशन लिखनी होती है। फिर उसके बाद जब आप डिक्टेशन लिख लोगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और ग्रेड सी और ग्रेड डी में 10-10 मिनट की डिक्टेशन होती है। बट फर्क कहाँ पे आता है, जब आपको टाइपिंग करने के लिए बोला जाता है, जैसे आपने जो डिक्टेशन लिखी होती है ना, आप स्टेनो में क्या लिख रहे हो वहाँ पे कोई चेक नहीं कर रहा है, वहाँ पे आपको बाद में उसी को देख के जो आपने लिखा होता है उसी को वहाँ पे टाइप करना होता है कंप्यूटर में, ठीक है। जो टाइपिंग में समझने उसे समझने, और टाइपिंग के लिए जो आपको टाइम मिलता है, ग्रेड डी में इंग्लिश के लिए 50 मिनट, हिंदी के लिए 65 मिनट, और ऐसी ग्रेड सी के लिए इंग्लिश में 40 मिनट और ग्रेड सी हिंदी के लिए 55 मिनट, ठीक है। इसमें मतलब आपकी साथ साथ में टाइपिंग, मतलब टाइपिंग स्पीड में कीबोर्ड इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड या हिंदी की आप कर रहे हो तो उसमें टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए जो इसका स्किल टेस्ट होता है वो पहले आपको 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है, वो आपको लिखनी होती है नोटबुक में, और उसी को आपने क्या करना होता है कंप्यूटर पे टाइप करना होता है। और जो आपकी चेकिंग होती है वो आपकी शीट जो आपने लिखा है स्टेनो में वो आपका कोई चेक नहीं करता, आपने जो इंग्लिश में लिखा होता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे वो चेक किया जाता है करके आप में कि उसमें कितनी मिस्टेक्स हैं, बाकी कितनी उसमें आपने चीज़ें सही की है। देखिए जो ये होता है ये क्वालिफाइंग होता है, मतलब ये इसमें आपको मार्क्स नहीं लाने होते, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसमें आपको ग्रेड सी के लिए 7% से ज़्यादा एरर नहीं करने होते, एंड ग्रेड सी के लिए 5% से ज़्यादा एरर, मतलब इनसे कम ही एरर करने होते हैं आपको, ठीक है। ग्रेड डी के लिए 7% एंड ग्रेड सी के लिए 5%। बाकी आपको इसमें अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से हो तो आप इसमें 7% तक एरर कर सकते हो मैक्सिमम, और ग्रेड डी के लिए आप 10% एरर कर सकते हो, मतलब आपको इससे ज़्यादा एरर नहीं करनी है। मतलब आपको इसके लिए क्या चाहिए, फिर बहुत अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, मतलब आपको स्टार्टिंग से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के चलना होगा करके आपकी गलती ना हो, ठीक है। ये हो गया स्किल टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपका डीवी हो जाता है, अगर आपने आपका जो फर्स्ट कट ऑफ आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया और स्किल टेस्ट दोनों, तो आपको फिर एक अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। आगे बात कर लेते हैं, देखिए अब हम स्टेनो सीखेंगे, इसके लिए आपको चीज़ें क्या क्या चाहिए। देखिए एक पिटमैन की बुक, अभी हमने पिटमैन की बात की थी ना, पिटमैन की 2 बुक्स आती है, ये पिटमैन की शॉर्ट हैंड बुक होती है और ये इसकी कोर्स की होती है, मतलब इसके आंसर्स लिखे होते हैं एक तरफ से इसमें, ठीक है। ये आपको ये परचेज कर लेनी है शॉर्ट हैंड सीखने के लिए पहले।
एंड बाकी बात कर लेते हैं पेंसिल। देखिए आपको शॉर्ट हैंड जो सीखनी है वो पेंसिल से, मतलब आपको स्टार्ट इसमें देखिए लाइट और डार्क का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब स्ट्रोक लाइट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और आपको स्टार्टिंग से इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने के चलना होता है। तो देखिए पेन से पॉसिबल नहीं हो पाता लाइट और डार्क स्ट्रोक कर पाना, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग से हम कोशिश करेंगे करके हम पेंसिल से अपनी तैयारी शुरू करें और पेंसिल्स के साथ ही कंटिन्यू करें, ठीक है। तो ये स्टेनो की एचबी पेंसिल्स आती हैं, ये आप बाई कर सकते हो। और देखिए मैंने अभी कहा था ना जो आपको स्किल टेस्ट में लिखना पड़ती है डिक्टेशन, वो आपकी कुछ इस टाइप की नोटबुक में होती है। ये स्टेनो की शॉर्ट हैंड की नोटबुक आती है। आप स्टार्टिंग से अगर इसी नोटबुक में प्रैक्टिस करके चलोगे, इसी में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी रहेगा, मतलब आप कुछ अचानक से नया नहीं मिलेगा वहाँ पे, आपको उसी में लिखना होगा। तो आप स्टार्टिंग से कोशिश करिए करके आप इसी में प्रैक्टिस कर सको, नहीं तो आप सिंपल नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपको इसमें अगर आप करोगे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे कैसे। देखिए शॉर्ट हैंड आप जैसे बचपन में आपने सीखा था, पहले आपने ABCD सारे सीखे, ठीक है, ग्रामर के रूल्स सीखे, बाकी सारी चीज़ें, और बाद में क्या होती है टीचर आपको स्कूल में डिक्टेशन बोले होंगे, कुछ आंसर्स लिखवा रहे हो तो आपको डिक्टेशन लिखनी होती थी, इसमें भी वैसे डिक्टेशन होता है। अब उसके लिए आपको स्टार्टिंग से पूरी बुक सीखनी पड़ेगी, मतलब वही इसके भी आपको कॉन्सोनेंट वॉवल्स, कॉन्सोनेंट सीखने पड़ेंगे, वॉवल्स सीखने पड़ेंगे, डिप्थॉन्ग्स। देखिए ये कुछ अलग अलग टर्म्स है, ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में सीखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है शॉर्ट फॉर्म्स, जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं, जो इंग्लिश में बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है ना, जैसे दा हो गया, टू हो गया, इन वर्ड्स की क्या कर लेंगे हम शॉर्ट फॉर्म सीख लेंगे, और इनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है करके आपको याद रहे, ठीक है। बाकी प्रीफिक्स, सफिक्सेस, डायफॉन्स, कंपाउंड वर्ड्स, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पूरी बुक क्या करेंगे कंप्लीट कर रहे होंगे हमारी क्लासेस में, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे हम किससे सीखेंगे, पिटमैन की बुक से। तो आप कोशिश करिएगा करके आप या ऑनलाइन या अपने आसपास किसी स्टेशनरी शॉप से ये बुक परचेज कर लें, इसके साथ कोर्स की भी, करके आपको इजी रहे चीज़ें समझने में, क्योंकि इससे में शॉर्ट हैंड बहुत इजीली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आप जो चीज़ें आपको याद रखनी है, आप जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है शॉर्ट हैंड सीखने से पहले, आपको ध्यान देने करके आपको पेशेंट होना बहुत जरूरी है। इसमें आपको चीज़ें आराम आराम से सीख रहे होंगे। बाकी इसमें आपको बेसिक्स अपने बहुत अच्छे कर लेने, बेसिक्स आपको मतलब ये नहीं करके आप डायरेक्ट बहुत तेज तेज चल रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो, आपको अच्छे से चीज़ों को समझ के चलना है एंड बेसिक्स अच्छे से कवर करके चलने हैं। एंड यहाँ पे आपको पहले एक्यूरेसी, मैंने कहा था ना वहाँ पे 7% और 10% एरर से कम चाहिए होता है, या फिर 5%, ठीक है। तो इसमें आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। स्टार्टिंग में स्पीड तो बाद में आ जाएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी स्टार्टिंग से खराब हो गई फिर आपको सुधारने में क्या होगा, दिक्कत होगी। तो आपको स्टार्टिंग से एक्यूरेसी बना के चलनी है, ठीक है। बाकी आपको कॉमन वर्ड्स को याद करके चलना है, कॉमन वर्ड्स की जो आउटलाइंस होगी वो आपको याद करके चलनी है अच्छे से। और प्रैक्टिस, देखिए शॉर्ट हैंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मतलब आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड होती है इसमें जो आपके कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स होते हैं ये साउंड बेस पे डिवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड की तरह 21 कॉन्सोनेंट्स या 5 वॉवल्स नहीं होते, यहाँ पे 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वॉवल्स एंड 4 डिप्थोंग्स होंगे। तो अभी हम कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स की बात कर लेते हैं, अभी डिप्थोंग्स हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कॉन्सोनेंट्स। देखिए जो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स हैं, जो मतलब शॉर्ट हैंड में मोस्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट्स है ये स्ट्रोक्स होते हैं, एक टाइप के सिंबल्स होते हैं जो कि सर्कल से लिए गए हैं, मतलब एक सर्कल के पार्ट से बनाए गए हैं। जैसे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अभी पहले 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे, जो फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये इंग्लिश की तरह ABCD वाले कॉन्सोनेंट्स नहीं है, मतलब यहाँ पे हम अलग कॉन्सोनेंट्स लेते हैं, मतलब होंगे ABCD बट स्टार्टिंग अलग से होगी। पहले हम ये 6 कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, PBTD और 6 और J। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब किससे डिराइव किए गए, सर्कल से। तो आइए देखें सर्कल से कैसे लिए गए। जैसे देखिए यहाँ पे जो P है ये सर्कल का कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से देखिए ये पार्ट हो गया P, यहाँ से यहाँ तक B, ठीक है। एंड T क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और D नीचे, ठीक है। एंड बाद में छ और जौ की बात कर लेते हैं, छ ये रहा एंड जौ भी सेम यही बनेगा। अब बाकी बात कर लेते हैं ये कैसे बनेंगे, और इसमें थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जो पहले 6 कॉन्सोनेंट्स होंगे ये हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे मतलब कोई कर्व नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन रहेगी, और ये सब ऊपर से नीचे की ओर बनेंगे। देखिए आपको शॉर्ट हैंड में दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एक लाइट और डार्क स्ट्रोक का, और एक स्ट्रोक कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब ऊपर से नीचे बन रहा है या नीचे से ऊपर बन रहा है या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, ये चीज़ों का आपको काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहले कॉन्सोनेंट की जो कि है पी। देखिए जो पी है जैसे कि हमने बात करा था सर्कल का पार्ट था, ये यहाँ से यहाँ बनना था, एंड ये क्या होता है, लाइट स्ट्रोक होता है। क्या होता है,
लाइट स्ट्रोक होता है, ठीक है। पी ऐसे बनेगा, ये हल्का लेफ्ट साइड को झुका रहेगा 60 डिग्री पे अराउंड, और ये लाइन से मतलब वन लाइन के 2/3 पार्ट को कवर करा होगा पी, ठीक है। इस हिसाब से क्या बनेगा पी, ठीक है। अब बी बात कर लेते हैं। बी सेम पी की तरह बनेगा, बट हमने इसमें बात किया की थी लाइट और डार्क का, इसमें आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है, तो इसलिए ये क्या बनेगा डार्क स्ट्रोक बनेगा। पी क्या बनेगा, बी क्या बनेगा डार्क स्ट्रोक, ठीक है। ये जो आप ये सिंबल्स देख रहे हो ना, इन्हीं को ही स्ट्रोक्स बोलते हैं, जो लाइन है ना इन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्ट्रोक्स बोलते हैं, ठीक है। बी थोड़ा सा क्या बनेगा सेम पी की तरह बनेगा, बट ये क्या हो जाएगा डार्क हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं आप टी। टी सेम स्ट्रेट लाइन, बट ये क्या होगा लाइट स्ट्रोक। टी क्या होगा लाइट स्ट्रोक, ठीक है। एक सीधी लाइन एंड ये क्या होगा लाइट, एंड टी की तरह सेम कौन बनेगा डी, बट ये क्या होगा डार्क स्ट्रोक, डार्क स्ट्रोक, ठीक है। ये आपको एक ही लाइन बनानी है। आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कैसे करोगे, जैसे आप बचपन में जब ABCD सीखते थे तो कैसे लिखते थे, ए मतलब पूरे पेज पे लिख देते थे, आप ऊपर एक बार ए लिख दिया फिर पूरे पेज पे वही लिख रहे हो, वैसे सेम तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप शॉर्ट हैंड की जब नोटबुक परचेज करोगे ना, एक छोटी नोटबुक आती है उसके बारे में बताऊंगा आपको, वो आप परचेज करोगे तो उसमें सेम इसी साइज का पेज रहता है, तो आपको पी पूरा कैसे लिखना है, पूरी लाइन पूरा पेज लिखना है, मतलब सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट की आपको प्रैक्टिस करनी है पूरे पेज पे। क्योंकि शॉर्ट हैंड में देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है प्रैक्टिस, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। तो आपको सारे कॉन्सोनेंट की हर एक कॉन्सोनेंट की एक एक पेज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मतलब पी आप एक पेज पे लिखोगे, फिर बी एक पेज पे, फिर टी एक पेज पे, फिर डी एक पेज पे। आगे बात कर लेते हैं चौकी। ये CH किसकी साउंड करता है चौकी, ठीक है। जैसे पी लेफ्ट साइड को थोड़ा सा झुका हुआ था, चौक किस साइड को झुका होगा राइट साइड को, ठीक है। ये लाइट स्ट्रोक रहेगा और ये हल्का सा राइट साइड को झुका रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ज की। जॉ सेम चौ की जगह चौ की तरह रहेगा, बाकी ये क्या होगा डार्क स्ट्रोक रहेगा, सेम वैसे ही बनेगा, हल्का सा राइट साइड को झुका रहेगा, बट ये क्या होगा थोड़ा सा डार्क स्ट्रोक रहेगा, ठीक है। बाकी आप इन्हें साउंड के हिसाब से भी याद कर सकते हो, जैसे आप पी बोलते होंगे तो थोड़ी लाइट साउंड आती है, मतलब पी आप हल्के से बोल रहे हो, बट आप बी बोलोगे तो थोड़ा थोड़ा सा अंदर से मतलब हैवीनेस टाइप आती है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए डार्क स्ट्रोक, ऐसी टी और डी के लिए ऐसी च और ज्यो के लिए आपको ये बात हमेशा याद रखनी है करके, स्ट्रोक हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, और लाइट और डार्क का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारे फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स। अब वोवल्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अभी टू देखिए, अब सीखेंगे हम कॉन्सोनेंट्स को पहले ज्वाइन कैसे किया जाता है। मतलब देखिए आपने जैसे इंग्लिश में आप लिखते हो तो आप इंग्लिश में लगातार लिख देते हो ABCD, जैसे JOI ज्वाइंट लिखा हुआ है तो आपने जे के बाद ओ लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, बट इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। इसमें आपको ज्वाइन कैसे करने होते हैं, जैसे आपने बी बनाया, बी टी को ज्वाइन कैसे करोगे, बी अभी हमने सीखा था लेफ्ट साइड को थोड़ा सा झुका हुआ डार्क स्ट्रोक, ठीक है। टी कैसे बन जाएगा, टी इसी में ज्वाइन हो जाएगा, जहां पे ये खत्म हो रहा है ना स्ट्रोक, वहीं से शुरू होगा और वहीं से नीचे को, जैसे टी हमने सीखा था क्या होती है स्ट्रेट लाइन होती है, लाइट स्ट्रोक होती है, तो बी टी ऐसे बन जाएगा। देखिए अभी इस पेन से पॉसिबल नहीं है करके लाइट स्ट्रोक बना पाना एक साथ में, तो इसलिए पेन उठाना पड़ा, लेकिन जब आप पेंसिल से बनाओगे तो उस टाइम पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से मतलब लिख लोगे थोड़ा सा पेंसिल को। जब आपको डार्क स्ट्रोक बनाना होगा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा आपको चुभना पड़ेगा, और बाकी नहीं तो आप लेफ्ट में थोड़ा हल्के पेंसिल से चला सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए डी टी सेम वैसी, डी डार्क स्ट्रोक, डी क्या होता है स्ट्रेट लाइन, एंड टी लाइट स्ट्रोक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसी बी डी, बी और डी में दोनों ही डार्क स्ट्रोक रहते हैं, तो बी डी आपको कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ऐसी डी पी, मतलब आपको शॉर्ट हैंड में क्या होता है, आपको पेंसिल उठानी नहीं होती है, मतलब आप एक पूरा वर्ड लिख लोगे ना तो उसमें आपको पेंसिल उठानी नहीं है। जैसे आप इंग्लिश में कुछ लिखते हो तो कर्सिव राइटिंग में तो नहीं उठानी पड़ती, बट आपको फिर भी उठानी पड़ती है थोड़ी, लेकिन इसमें आपको एक वर्ड लिखने में पेंसिल बिल्कुल नहीं उठानी है, ठीक है। और देखिए बाकी आगे बात करते हैं जे टी। जे क्या था डार्क स्ट्रोक था, राइट साइड को हल्का झुका था। अब टी क्या होगा लाइट स्ट्रोक स्ट्रेट लाइन, इसी के जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहीं से नीचे को, ठीक है। ऐसी पी चे, पी लाइट स्ट्रोक लेफ्ट से राइट की तरफ, और चे इसका इधर को जाएगा, हमने देखा था ना इस साइड को था, ठीक है पीछे। ये बाकी आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है, आप ये पेज पे इनकी एक एक लाइन में प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आपको कॉन्सोनेंट की जो अलग अलग कॉन्सोनेंट है उनकी एक एक पेज फुल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं। अब वॉवल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा कितने वॉवल्स होते हैं 12 वॉवल्स, तो हम अभी पहली क्लास में सिर्फ 2 वॉवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 वॉवल्स कौन कौन से, ए और ई। ये ई इसमें वॉवल ई है, बट ये साउंड किसी करता है ए की करता है। जैसे आपने रेड लिखा होगा, रेड में देखिए RED होता है, बट वो साउंड ए की कर रहा होता है रेड, ठीक है, ए की साउंड कर रहा होता है, तो ये वो वाला ई है। ऐसे ये वाला ए है जो ये थोड़ा सा लॉन्ग ए रहता है,
ये एप, जैसे एप है, ए थोड़ा सा खींचा रहा है तो उस हिसाब से, ठीक है। बाकी देखिए जो वॉवल्स होते हैं वो वॉवल्स शॉर्ट हैंड में या तो डैश के थ्रू या एक डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वही डैश को थोड़ा सा लाइट या डार्क किया जाता है, या डॉट को भी लाइट और डार्क किया जाता है, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं वॉवल ए, ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक हैवी डॉट से। बस आपको क्या करना है, एक हैवी डॉट लगा देना है। एक हैवी डॉट से क्या करते हैं, ए को रिप्रेजेंट करते हैं, और ई को क्या कर देते हैं, एक लाइट डॉट से। इसमें भी वही डार्क और लाइट का है। ई को हम किससे करेंगे, लाइट स्ट्रोक से, और जो ए वॉवल है उससे डार्क डॉट से, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। बाकी देखिए ये सब क्या है, सेकंड प्लेस वॉवल है। अब इसमें प्लेस का काफी ध्यान, इसमें वॉवल्स में क्या होता है, प्लेस चेंज हो जाती है किसकी। जैसे हम पी लिखते हैं, पी लिखा हमने, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे पे लिखने हैं सिर्फ, पे के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट डॉट लगा दो, ठीक है। ये है सेकंड प्लेस वॉवल, क्या है, सेकंड प्लेस वॉवल। लेकिन जब आप फर्स्ट प्लेस, आगे आने वाले क्लासेस में फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस वॉवल के बारे में पढ़ोगे, तो उसमें आपको देखिए क्या करना पड़ता है। जैसे अभी जो आपका स्ट्रोक है वो लाइन पे बन रहा है सेकंड प्लेस के लिए, बट एक फर्स्ट प्लेस के लिए क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर बनेगा, लाइन से क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर बनेगा। और जो आपका वॉवल होगा, ये वॉवल कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड प्लेस के लिए क्या होगा, आपका लाइन से नीचे हो जाएगा थोड़ा, मतलब लाइन के बीच में हो जाएगा कॉन्सोनेंट, और जो आपका वॉवल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। ये सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस के बारे में हम, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड प्लेस के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी ये सेकंड प्लेस वॉवल देख लेते हैं। दोनों ये क्या है, सेकंड प्लेस वॉवल है। मतलब यहाँ पे जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे वो सब कहाँ पे बनेंगे, लाइन पे बनेंगे, ठीक है। और देखिए, ठीक है, अब इन ये वॉवल ए को हैवी डॉट से और वॉवल ई को लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एप है, एप, अब देखिए, अब जैसे ए आगे आ रहा है, इंग्लिश में तो आप पहले ए लिखोगे, लेकिन शॉर्ट हैंड में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट हैंड में आपको पहले क्या लिखना होता है, कॉन्सोनेंट लिखना होता है, ठीक है। तो पहले कॉन्सोनेंट पी के लिए क्या होता है, लाइट स्ट्रोक रहता है, हल्का सा लेफ्ट साइड झुका हुआ। एंड ए आगे आ रहा है ना पी के, तो यहाँ पे स्ट्रोक उसके लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, मतलब आगे की साइड बनेगा, तो ये हो गया एप, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डार्क डॉट बनेगा। बाकी पे देख लेते हैं। पे यहाँ पे पी पहले ही बनाना है, हमेशा कॉन्सोनेंट पहले बनाना है। और ए क्या हो रहा है, बैक, मतलब राइट, बाद में आ रहा है, तो ये कहाँ की साइड बनेगा, राइट साइड बनेगा, तो ये क्या हो गया, पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एब की। बी पहले बनेगा हमेशा, बी क्या होता है, डार्क स्ट्रोक होता है, ठीक है। पी की तरह बनेगा, बट ये क्या होगा, डार्क स्ट्रोक होगा। एंड ए क्या है, हैवी डॉट, बट ये आगे की साइड आएगा। देखिए आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, ए पर ए बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, बट फर्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ लाइट और डार्क स्ट्रोक का। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड में ये छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यही चीजें आपको मतलब बाद में सिलेक्शन दिलवाएंगी, मतलब इन्हीं चीजों की वजह से आप एरर करोगे जब आपका स्किल टेस्ट होगा, इन्हीं चीजों से एरर हो जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से इन चीजों पर काफी ध्यान लेके चलना है, और ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ के चलनी, मतलब बेसिक्स अपने बिल्कुल ही क्लियर कर लेने, करके आपको बाद में दिक्कत आए ही ना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बे के लिए सेम वही, डार्क बी और हैवी डॉट, ठीक है। एट डार्क डी, डी के लिए डार्क स्ट्रोक बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और आगे उसके क्या लग जाएगा, एक डॉट लग जाएगा, ठीक है। डे के लिए सेम स्ट्रोक डी और पीछे हैवी डॉट, ठीक है। एज के लिए सेम, जॉ के लिए डार्क स्ट्रोक बनता है और आगे ए लग जाएगा, ठीक है। ये हो गए सारे ए वाले, जो हमारा ए वॉवल था इसके रिलेटेड। देखिए एप, थोड़ी साउंड ज्यादा आ रही है ना, एप, पे, थोड़ा ए खिंच रहा है। अब देखिए जबकि ये वॉवल ई है, बट ये साउंड किसकी दे रहा है, ए की साउंड दे रहा है। जैसे एच, एज, बेट, पैप, टेड, बट ये क्या दे रहा है, जैसे ए में थोड़ी साउंड खींच रही थी, इसमें ज्यादा नहीं खींच रही, इसमें हल्का से साउंड आ रही है, एच। अब एच के लिए यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है, हमने बोला शॉर्ट हैंड की होती है, साउंड बेस होता है। तो चौ के लिए कौन सा स्ट्रोक बनता है, यहाँ पे चौ की साउंड आ रही है ना, एच, चौ की साउंड आ रही है, तो चौ के लिए कौन सा स्ट्रोक आपका स्ट्रोक बनता है, लाइट स्ट्रोक बनता है, राइट साइड हल्का सा झुका हुआ, और इसके आगे क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा, लाइट डॉट लगेगा, क्योंकि ए की साउंड आ रही है, ठीक है। ऐसी एज के लिए, एज है तो ये डी जी ई, बट साउंड किसकी आ रही है, जॉ की आ रही है, तो एज, जे बन जाएगा। जे के लिए क्या होता है, डार्क स्ट्रोक, और इसके आगे एक लाइट डॉट, ठीक है। ये है थोड़ा सा है, इसके लिए कौन सा डॉट लगेगा, लाइट डॉट, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं। बैट देखिए, बैट के लिए आप देखिए, अभी हमने कॉन्सोनेंट्स ज्वाइन करना देखा था, पहले हमने ये बात की करके कॉन्सो हमेशा क्या लिखेंगे, पहले कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे बी और टी के लिए लाइट स्ट्रोक लग जाएगा, टी लिखेंगे, और यहाँ पे आपको हमेशा वॉवल का देना, लास्ट में देना है, तो वो ई, ए की साउंड के लिए क्या लग जाएगा, एक लाइट डॉट, ठीक है। बाकी पैप देख लेते हैं। पैप, ये पी पी दो बार है, तो ऐसे सिंपल दो बार लाइन बन जाएगी, एक ऊपर और एक उसी से नीचे ज्वाइन, और ई के साउंड के लिए लाइट डॉट, ठीक है। ऐसी टेड, टी के लिए लाइट स्ट्रोक, डी के लिए
ये आपको ध्यान रखना, आपको पेंसिल नहीं उठानी है। आप जब प्रैक्टिस करोगे पेंसिल से तो आपके लाइट स्ट्रोक, आप मतलब पेंसिल को जिस हिसाब से दबाओगे, अगर आप थोड़ी ज़्यादा दबाओगे तो डार्क बन जाएगा, अगर आप थोड़ा हल्के चलाओगे पेंसिल तो लाइट स्ट्रोक बन जाएगा, ठीक है। इस पर आपको पेंसिल नहीं उठानी है। आप देखिए वॉवल आपको हमेशा लास्ट में लगाना है। ऐसी डेट की बात कर लेते हैं, डी पहले डार्क स्ट्रोक और टी का यहाँ पे लाइट स्ट्रोक, ठीक है। अब ऐसी जेड की बात कर लेते हैं, जे के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, डार्क स्ट्रोक, और टी के लिए लाइट स्ट्रोक, ठीक है। आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये आप मतलब कोशिश करिएगा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, आप एक एक पेज दो दो पेज जितनी प्रैक्टिस कर सको इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। मतलब ये वर्ड आपको मतलब ज़्यादा पहले समझना अच्छे से और फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि शॉर्ट हैंड में क्या होता है, चीज़ें जल्दी जल्दी लिखना। आप जल्दी चीज़ें तभी लिख पाओगे जब आपके दिमाग को नहीं, आपके हाथ को चीज़ें रट जाए। जैसे टाइपिंग में होता है ना, आप टाइपिंग जल्दी जल्दी लिखते हो, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा दिमाग उस समय मतलब हाथ को अपने आप ही दे रहा होता है, उस समय पता भी नहीं चल रहा होता मैं करके हम मतलब क्या देख रहे हैं, मतलब जैसे ही हम देखते हैं वैसे ही अपने आप हाथ चलने लग जाता है। तो सेम आपको स्टेनो में करना है। जो चीज़ आप देख रहे हो आप मतलब इसमें देखना नहीं होता, इसमें सुन, जैसे ही आप सुन रहे हो वो हाथ आपका अपने आप ही चल जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे बात कर लेते हैं। देखिए आप कुछ, देखिए स्टेनो में सबसे इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट फॉर्म्स। आपको शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल रट लेनी है, मतलब बिल्कुल अच्छे से इनकी इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए करके आपके हाथ को बिल्कुल अच्छे से रट जाए। शॉर्ट फॉर्म्स देखिए क्या होते हैं, ये मतलब हम शॉर्ट फॉर्म्स हर उस इंग्लिश वर्ड की देखेंगे जो कॉमनली बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं। ग्रामर के कुछ वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश के वर्ड जो बहुत ज़्यादा ही कॉमनली यूज होते हैं, जैसे बी, इट, द, टू, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज वाले इनकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। तो देखिए शॉर्ट हैंड की होती है साउंड बेस, तो यहाँ पे बी, बी की साउंड आ रही है ना, तो इसके लिए सिंपल स्ट्रोक क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। इट के लिए टी की साउंड आ रही है, इसके लिए स्ट्रोक क्या होगा, टी। आपको शॉर्ट, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म्स होंगी इनकी एक एक पेज प्रैक्टिस करनी है, ऐसे करके बी, बी आपको पूरा ऐसे पेज ही लिखना है, ठीक है। बाकी डू, डी की साउंड आ रही है ना, तो इसके लिए डी का स्ट्रोक बन जाएगा, ये क्या होता है, डार्क स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। विच, चौ की साउंड आ रही है, इसके लिए जो रहेगा सिंबल वो क्या रहेगा, चौ का ही सिंबल रहेगा, ठीक है। दा के लिए, दा के लिए देखिए, दा के लिए एक डॉट बन जाता है, कहाँ पे, लाइन पे। कहाँ पे डॉट बनेगा, दा के लिए लाइन पे एक छोटा सा डॉट बन जाएगा, तो क्या होगा, दा हो जाएगा, ठीक है। आप टू के लिए देख लेते हैं। टू के लिए एक हल्का सा, ये जैसे पी बना था ना ऐसे पूरा लंबा सा बना था, बट पी आपको टू पूरा नहीं बनाना, टू हल्का सा रहेगा इतना सा, ठीक है। टू ये हल्का सा लेफ्ट साइड झुका रहेगा, ठीक है। ऐसी टू और टू देखिए साउंड सेम है ना, टू और ये टू, बट ये थोड़ा खिंच रहा है, तो जैसे ही थोड़ा खिंच रहा है मतलब क्या हो जाएगा, डार्क स्ट्रोक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डार्क स्ट्रोक। तो इन टू, इन दोनों टू की साउंड सेम होती है ना, टू और टू की साउंड सेम है, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, छोटा सा डार्क स्ट्रोक बन जाएगा। ऐसी बट के लिए एक छोटा सा डार्क स्ट्रोक, बट ये स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ये टी का आधा बनेगा बट ये स्ट्रेट स्ट्रोक बनेगा, ठीक है। ऐसी हु के लिए थोड़ा राइट साइड झुका रहेगा एंड ये इस साइड को, ठीक है। जैसे टू का है उसी का अपोजिट इस साइड को, और डार्क स्ट्रोक, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको जितनी प्रैक्टिस होगी, मतलब आपको एक शॉर्ट फॉर्म की पूरे पेज प्रैक्टिस करनी है, पूरे पेज पे लिखना है, जब तक आपको अच्छे से याद ना हो जाए, आपके हाथ को अच्छे से रट ना जाए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आप देख लेते हैं फ्रेजिंग। जैसे आप, हमने अभी वर्ड्स देखे थे करके, वर्ड्स कैसे जुड़ रहे थे, मतलब ऐसे बी टी जोड़ रहे थे तो साथ में जुड़ रहे थे ना, मतलब आपको पेंसिल उठाना नहीं पड़ा था। ऐसी कुछ फ्रेजेस होते हैं शॉर्ट हैंड में जो आपको एक साथ लिखने होते हैं, जैसे टू डू। जैसे टू के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइट स्ट्रोक यूज करते हैं। टू, तो डू कैसे बनेगा, इसी के नीचे जुड़ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये बिना पेंसिल उठाए बनेगा, अभी पेंसिल इससे पॉसिबल नहीं है मार्कर से, तो आप जब आप करोगे पेंसिल से तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। टू टू ये इस हिसाब से बनेगा, टू एंड डू के लिए यहीं पे डार्क स्ट्रोक, ठीक है। टू डू, तो ये आपका ऐसे ही बनेगा, टू डू, मतलब जो आपका पहला वाला स्ट्रोक रहेगा, जैसे टू है तो आपको पहले टू जैसे बनता है लाइन पे वैसे बनाना है, डू के लिए उसी के नीचे स्ट्रेट स्ट्रेट डार्क स्ट्रोक बनता है, तो उसी के नीचे ऐसे करके, तो टू डू आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसकी भी आपको एक एक पेज प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसी बट विच, बट के लिए क्या बनता है, लाइन पे एक छोटा सा स्ट्रोक बनता है डार्क स्ट्रोक, बट के लिए एक छोटा सा लाइन पे स्ट्रोक बनता है, एंड इसी को विच को थोड़ा इधर को कर देंगे, तो ये क्या हो गया, बट विच, ठीक है। जब आप पेंसिल से बनाओगे तो वहाँ पे लाइट स्ट्रोक लाइट और डार्क करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और आपको एक ही साथ बनाना है, ठीक है। बट विच, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा, बट और विच के लिए ये, ठीक है। आप देखिए ऐसी दा, देखिए द, अभी हमने देखा था द के लिए क्या यूज होता है, डॉट पर बार बार डॉट लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि द बहुत ज्यादा वर्ड्स के पीछे आता है, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे टू द, बी द, डू द, तो इसके लिए क्या करते हैं, हल्का सा स्ट्रोक दे देते हैं। अब देखिए वो स्ट्रोक क्या है, जैसे टू ऐसे बनता है, द के लिए क्या कर देंगे, इसी के अपोजिट में छोटा सा लगा देंगे, ऐसी बी द के लिए
बी ऐसे बनता है, द इसी में हल्का सा इसी साइड को, जिस साइड को आपका स्ट्रोक आ रहा है ना, जिस साइड से उसी साइड को द हल्का सा मुड़ जाएगा नीचे को, ठीक है। ऐसी डू द, डू द, ठीक है। ऐसी विच इधर को बन रहा है तो द इधर को बन जाएगा, ठीक है। ऐसी पे द, पे क्या है, लाइट स्ट्रोक होता है पे, फिर द इस साइड को, और ये यहाँ पे एक ए के लिए साउंड के लिए वो लग जाएगा, वॉवल लग जाएगा। ऐसी पेड द, पी डी के लिए डार्क स्ट्रोक और द के लिए एक हल्का सा ये, ठीक है। छोटा सा स्ट्रोक बनेगा, ये जिस डायरेक्शन से आपका स्ट्रोक आ रहा होगा पहले वाले उसी डायरेक्शन में बन जाएगा। जैसे इस साइड से आ रहा है तो इसी साइड का अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। और ये हल्का सा रहेगा बिल्कुल, ठीक है। इसकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, एक एक पेज सभी, एक मतलब जैसे टू द है, इसको आपको पूरे पेज में लिखना, आपके हाथ को क्या हो जाना चाहिए, अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं। देखिए अब अभी हमने डॉट का यूज किसके लिए कर लिया, फुल, वो तो फुल स्टॉप के लिए यूज होता है इंग्लिश में, बट तो फिर आप शॉर्ट हैंड में कौन सी पंक्चुएशन मार्क्स यूज करेंगे, इसके लिए थोड़ी सी अलग पंक्चुएशन मार्क्स होती हैं। अब इसकी पंक्चुएशन मार्क्स की बात कर लेते हैं। देखिए फुल स्टॉप के लिए कौन सी पंक्चुएशन मार्क्स यूज होती है, फुल स्टॉप के लिए क्या लगता है, कट का निशान लग जाता है, लाइन पे एक हल्का सा कट का निशान लग जाएगा, ठीक है। तो इससे ये फुल स्टॉप हो गया, एक लाइट सा हल्का सा कट का निशान लग जाएगा फुल स्टॉप के लिए। ऐसे क्वेश्चन मार्क के लिए सेम, क्वेश्चन मार्क का जैसे रहता है ऐसे, बट जो डॉट होगा, डॉट की जगह क्या यूज हो जाएगा, एक कट का निशान। डॉट के लिए क्या यूज हो जाएगा, एक कट का निशान, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन मार्क और ये डॉट का निशान। एक्सक्लेमेशन सेम स्ट्रेट लाइन जैसे इंग्लिश में होती है, बट नीचे डॉट की जगह क्या यूज हो जाएगा, एक कट का निशान, ठीक है। ऐसी हाइफन, हाइफन के लिए वैसे इंग्लिश में क्या यूज होता है, एक छोटा सा डैश, बट यहाँ पे क्या किसका सिंबल यूज होगा, इज इक्वल टू का, किसका सिंबल यूज हो जाएगा, इज इक्वल टू का। अब बात करते हैं डैश, डैश के लिए ऐसे लंबी सी लाइन होती है, बट यहाँ पे वो लाइन सेम आएगी, बट ये ऐसे करके यहाँ पे दो कव, छोटे छोटे कव से लग जाएंगे, ऐसे करके ये बन जाएगा आपका हाइफन, ठीक है। इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब पैरेंथेसिस क्या होती है, ब्रैकेट्स, इंग्लिश में तो ब्रैकेट्स आप ऐसे बना देते हो, बट आप शॉर्ट हैंड में ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि शॉर्ट हैंड में ऐसे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे ब्रैकेट बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम वैसे ही बनाओगे, थोड़ा बड़ा कर दोगे इसको, और यहाँ पे बीच में इसके हल्का हल्का काट दोगे दोनों तरफ, ठीक है, ब्रैकेट बनाने के लिए, ठीक है। बाकी आपको इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे बात कर लेते हैं आप। देखिए अब आज का चैप्टर 1 खत्म हो चुका है, अब आ गई प्रैक्टिस की बारी। देखिए ये हम पिटमैन की बुक फॉलो करें तो जैसे जिस हिसाब से पिटमैन में चैप्टर्स है, हम उसी हिसाब से चलेंगे, उसी हिसाब से हम एक्सरसाइजेस करेंगे, ताकि आपकी जो देखिए पिटमैन है वो शॉर्ट हैंड के लिए सबसे बेस्ट बुक है, उसी से आप मतलब बहुत जल्दी सीख सकते हो। तो हम उसी के एक्सरसाइजेस फॉलो करेंगे, जिस हिसाब से उसमें रूल्स लिखे गए, सारी चीजें हुई हैं, उसी हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की। ये एक्सरसाइज 1 है, आपको इसे प्रैक्टिस कैसे करना है। देखिए इसको पहले आपने अभी जैसे सीखा करके, डॉट के लिए क्या यूज होता है, दा, तो आपको पहले इसकी रीडिंग करके चेक करनी है। आप जब बुक परचेस करोगे ना, शॉर्ट हैंड की एक पिटमैन की बुक आती है और एक कोर्स की आती है, मतलब उसके आंसर्स वाली आती है। तो आपको पिटमैन की जो बुक है ये वाली एक्सरसाइज मिल जाएगी, और उसके आंसर्स किसमें मिल जाएंगे, जो कोर्स की होगी, ठीक है। तो आपको पहले कोशिश करनी है करके आप रीड कर पा रहे हो कि नहीं, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं। देखिए जैसे डॉट किसके लिए यूज होता है, दा, डी का स्ट्रोक किसके लिए, ये डार्क हल्के मतलब जो स्ट्रेट लाइन और डार्क किसके लिए यूज होता है, डी के लिए, और ये लाइट स्ट्रोक किसके लिए होता है, टी के लिए। तो ये डे ट, डी और ट, और यहाँ पे ए का, तो डेट, द डेट। ऐसी द, यहाँ पे पी ज, पेज, ये पी और ज है ना, और ए का वो लग गया तो पेज। ऐसे आपको कोशिश करनी है। आप रीडिंग कर पा रहे हो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, ये नोटबुक में पहले देख लेना करके क्या क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, स्ट्रोक थोड़े समझ में आ रहे कि नहीं। फिर बाद में प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको नोटबुक आपने ये वाली परचेज कर लेनी है शॉर्ट हैंड की। इसमें आप जितनी बार लिख सको, कम से कम 10 टाइम्स इस एक्सरसाइज को लिखना है। उसके बाद देखिए रीडिंग करने की कोशिश करिए करके मैं अपना लिखा हुआ रीड कर पा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि देखिए जो शॉर्ट हैंड होती है इसमें आपको उसे मतलब जो आपका टेस्ट लेंगे वहाँ पे उन्हें अपनी कॉपी नहीं दिखानी, आपको ये नहीं दिखाना करके मैंने क्या लिखा है। वहाँ पे आपका जो वो सिर्फ आपको अपने समझने के लिए लिखना होता है, क्योंकि आपको तो कंप्यूटर पर टाइप करना होता है मैटर बाद में अपनी शॉर्ट हैंड देख के। तो आप कैसे भी आपको मतलब अपना लिखा हुआ समझ में आना चाहिए बस। क्योंकि शॉर्ट हैंड आप किसी और को भी देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड हर कोई थोड़े अलग अलग टेक्निक से बनाता है, ठीक है। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करनी है, और बाद में खुद से रीडिंग करने की कोशिश करनी है करके मैं अपना लिखा हुआ पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही मतलब पढ़ने लगेंगे तो उसके बाद अपने भाई या बहन से मतलब 10-15 बार प्रैक्टिस करने के बाद बोलना है करके, ये जो डिक्टेशन है ये आपको बोले तो आपको वही जो इसमें लिखा हुआ है वो आपको लिखने की कोशिश करनी है करके मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं, डिक्टेशन लेनी है मतलब एक तरफ से, ठीक है। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।